जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल भारद्वाज एमएस क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज आपके वीडियो की शुरुआत एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है आपका दोस्तों नरेशन। आज दोस्तों हम नरेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कुछ बच्चों की मांग थी कि सर नरेशन पढ़ाया जाए, इसी वजह से हमने सेंटेंस पढ़ाकर पार्ट ऑफ स्पीच ना पढ़ा के आपके लिए आज नरेशन लाए हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो दोस्तों नरेशन जो है वह क्लास 9th 10th 11th और 12th के बच्चों के लिए ज़रूरी रहने वाला है। कक्षा 8 के भी सिलेबस में नरेशन आपको मिल जाता है, 7 के भी सिलेबस में आपको नरेशन मिल जाता है। इसलिए जो हमारे जूनियर क्लास के स्टूडेंट हैं वो भी देखें। अगर अभी से वो देखे रहेंगे वीडियो तो आगे उन्हें समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। तो दोस्तों आते हैं हम टॉपिक पर, नरेशन पर। दोस्तों नरेशन को हिंदी में कहा जाता है तथ्य या कथन। तथ्य या कथन। दोस्तों हम जान लें तथ्य या कथन यानी नरेशन किसे कहते हैं। आपको बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे नरेशन के बारे में, आपको समझ में जरूर आएगा, लेकिन आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर जहां कहीं भी समस्या उत्पन्न होती है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और हम हमेशा अधिक प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से नरेशन को समझा सकें। दोस्तों नरेशन कहता है तथ्य या कथन। दोस्तों आपने कभी सुना होगा दो व्यक्ति अगर आपस में बातचीत करते हैं तो उसमें एक व्यक्ति स्पीकर होता है यानी बोलने वाला होता है, दूसरा उसको सुनने वाला होता है। नरेशन का भी सिद्धांत कुछ उसी प्रकार से होता है। जब किसी स्पीकर यानी वक्ता के शब्दों को उनके समूहों को या उनके तथ्यों को हम ही नरेशन कहते हैं। और उनके तथ्य को दो तरीके से व्यक्त किया जाता है। एक होता है प्रत्यक्ष कथन, एक होता है अप्रत्यक्ष कथन, यानी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरे को कहा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। यानी वक्ता के कहे गए कथन को दो तरीके से व्यक्त किया जाता है और वक्ता का कहा गया कथन ही नरेशन होता है। दोस्तों वक्ता के द्वारा कहा गया कथन नरेशन कहलाता है और उसे दो तरीके से व्यक्त किया जाता है, एक डायरेक्ट स्पीच, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों आइए डिफिनेशन करते हैं इसको। डायरेक्ट स्पीच कहता है कि जब किसी वक्ता के मूल कथन को यानी स्पीकर के द्वारा बोले गए शब्दों को या वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों को हम इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन्वर्टेड कामा का चिन्ह इस प्रकार से होता है डॉट डॉट डॉट, फिर वाक्य के अंत में ये चिन्ह इस प्रकार से लगा होता है। ये इन्वर्टेड कामा का चिन्ह होता है, तो खास करके इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। तो दोस्तों अगर किसी वक्ता के मूल कथन को हम इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच यानी अप्रत्यक्ष कथन। इसका मतलब होता है जब किसी वक्ता के मूल कथन को हम ज्यों का त्यों ना रखकर इन्वर्टेड कामा से बाहर रखते हैं या अपने तरीके से व्यक्त करते हैं, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। आज की भाषा में दोस्तों हम समझ सकते हैं, जैसे आप वीडियो देखते हो, शॉर्ट वीडियो देखते हो, उसमें एक रियल होता है, दूसरा उसका रील होता है। तो उसी प्रकार से अगर रियल है यानी वक्ता का जो कथन है वह रियल है तो रियल का मतलब वह डायरेक्ट स्पीच हुआ। लेकिन अगर वक्ता का कथन उसे कोई दोहरा रहा है, अन्य व्यक्ति कह रहा है, उसे अपने शब्दों में कह रहा है, तो वह रील बन जाता है यानी अप्रत्यक्ष कथन। आशा करते हैं दोस्तों नरेशन, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले टॉपिक हम बात करेंगे डायरेक्ट स्पीच के बारे में। डायरेक्ट स्पीच अभी हमने बताया था दोस्तों क्या होता है। जब किसी वक्ता के मूल कथन को ज्यों का त्यों
जो का त्यों उसी के शब्दों में व्यक्त करते हैं, उसी के शब्दों में, उसी के शब्दों में इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा के अंदर जब किसी वक्ता के मूल कथन को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल जैसे है राम सैड टू मी, राम सैड टू मी, राम सैड टू मी सिंगल कामा, डबल इन्वर्टेड कामा में आई एम ए स्टूडेंट, राम सैड टू मी आई एम ए स्टूडेंट। तो दोस्तों देखिएगा, डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जांपल है हमारे सामने, राम सैड टू मी आई एम ए स्टूडेंट। तो दोस्तों आइए इसको हम परिभाषित करते हैं, देखते हैं ये डायरेक्ट स्पीच है कि नहीं है। डायरेक्ट स्पीच में कहता है कि जब किसी वक्ता के मूल कथन को, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ हम बात को थोड़ा सा रोकेंगे और आते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि राम सैड टू मी, यानी राम ने मुझसे कहा आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। यानी अब आप समझ सकते हैं कि वक्ता यहाँ पर कौन है दोस्तों, तो वक्ता है आपका राम, यानी वक्ता आपका राम हुआ। अब फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर मूल कथन को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब देखते हैं राम ने किससे कहा, मुझसे कहा। अब अगर राम ने मुझसे कहा तो मैं सुन रहा हूं बात को, यानी मैं लिसनर हुआ और ये स्पीकर हुआ। तो ये स्पीकर जो है अब ये वक्ता बना, यानी वक्ता जब बना तो वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को हमने कहा क्या, इन्वर्टेड कामा के अंदर। देखिए ये इन्वर्टेड कामा का चिन्ह है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिए। यहाँ हमने चिन्ह भी लगा दिया है, तो इस प्रकार से इसे चिन्ह के अंदर रखा गया है। और राम कह क्या रहा है मुझसे, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो इस प्रकार से यानी वक्ता का जब मूल कथन को हमने जो कहते हो उसी के शब्दों में इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा, तो वह चीज कहलाया आपका डायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। दूसरा एग्जांपल, शी सैड टू मी, शी सैड टू मी he was going to school, she said to me he was going to school। अब दोस्तों देखें यहाँ पर वक्ता, अब सबसे पहले दोस्तों जरूरी ये चीज होता है कि आप वक्ता यानी स्पीकर और लिसनर को अच्छी तरह पहचान जाएं। जब दोस्तों आप वक्ता को पहचान जाते हो और सुनने वाले को पहचान जाते हो, तब आपको आसानी हो जाती है इसे पहचानने में। तो हम वाक्य का अर्थ बताते हैं, आप जरूर पहचानिए और उसे पहचानने का प्रयास भी कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस सेंटेंस में आपका वक्ता क्या है। बता देते हैं, शी सैड टू मी। शी का प्रयोग दोस्तों आप जानते हैं ये एक फीमेल के लिए होता है, यानी फेमिनाइन जेंडर के लिए प्रयोग होता है। और शी मतलब उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा he was going to school। अब उसने मुझसे जो कहा दोस्तों, उसे हमने डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रख दिया, यानी कोई है जो स्कूल जा रहा है उसके बारे में हमने उसे डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रख दिया है।
इस प्रकार से जब वक्ता के मूल कथन को हमने इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा तो यह चीज आपका कहलाया डायरेक्ट स्पीच। आशा करते हैं दोस्तों डायरेक्ट स्पीच आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे भाग के बारे में, यानी नरेशन का जो दूसरा कथन होता है यानी दूसरा तथ्य होता है वह होता है इनडायरेक्ट, उसकी तरफ चलते हैं। दोस्तों आते हैं नरेशन के दूसरे प्रकार के बारे में यानी इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। इनडायरेक्ट स्पीच यानी अप्रत्यक्ष कथन, जैसे अभी हमने आपको बताया था रियल और रील के बारे में, सेम उसी प्रकार से एग्जाम्पल को नीचे वाला जो एग्जाम्पल दिए थे उसे याद रखिएगा दोस्तों। इनडायरेक्ट स्पीच यानी अप्रत्यक्ष कथन क्या कहता है कि जब किसी वक्ता के मूल कथन को, जब किसी वक्ता के कथन को, जब किसी वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों ना रखकर उसे इन्वर्टेड कामा से बाहर रखते हैं, उसे इन्वर्टेड कामा से बाहर रखते हैं, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब आपने समझ लिया। देखिए यहाँ परिभाषा के तहत यानी जब किसी वक्ता के मूल कथन को ज्यों का त्यों ना रखकर उसे इन्वर्टेड कामा, सॉरी दोस्तों यहाँ यस रहेगा, इन्वर्टेड कामा से बाहर रखते हैं उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, पहला वाला एग्जांपल लेंगे दोस्तों जो हमने डायरेक्ट स्पीच में लिया था। पहला वाला एग्जांपल क्या था? राम सैड टू मी सिंगल कामा डबल इन्वर्टेड कामा में आई एम ए स्टूडेंट। तो दोस्तों देखिए ये पहले वाक्य में प्रयोग हुआ था ना एग्जांपल, वही एग्जांपल है। यानी इस प्रकार के जब एग्जांपल होता है यानी डायरेक्ट स्पीच को हम डीएस इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच यानी ये डायरेक्ट स्पीच है और इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा दिखाते हैं दोस्तों आपको। इनडायरेक्ट स्पीच के लिए, इनडायरेक्ट स्पीच में जब इसे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा राम टोल्ड मी दैट he was a student। अब देखिए दोस्तों पहले तो वक्ता का जो कथन था यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में अंतर यही है दोस्तों, रियल और रील। जैसे कि हमने पहले बताया था ना, आज के शार्ट वीडियो में रियल और रील का बहुत बड़ा मतलब हो जाता है। कुछ वीडियो रियल होते हैं तो कुछ रील्स होते हैं। उसी प्रकार से कुछ बात रियल होते हैं और कुछ रील्स होते हैं, वही चीजें देखिए यहाँ पर। अब राम ने जो बात कही थी उसे हमने जब इन्वर्टेड कामा में रखा था तो मतलब ये रियल था, लेकिन जब हमने इन्वर्टेड कामा से बाहर रख दिया तो मतलब ये रील बन गया दोस्तों। इसी चीज को हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इसका अर्थ भी स्पष्ट करते हैं। पहले वाले में कहा है कि राम सैड टू मी, यानी राम ने मुझसे कहा आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। अब राम के शब्दों को देखिएगा दोस्तों, ये राम के द्वारा कहे गए शब्द हैं। अब इसमें हम कहते हैं राम ने क्या कहा है, राम टोल्ड मी। टोल्ड का भी अर्थ होता है दोस्तों कहना। राम टोल्ड मी, राम ने कहा, राम ने मुझसे कहा डैट की ही वाज ए स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी था। तो दोस्तों देखिएगा रियल और रील में अंतर आया कि नहीं आया। यानी ये प्रत्यक्ष कथन था और ये अप्रत्यक्ष कथन आपका बनके तैयार हो जाता है। उसने कहा था मैं एक विद्यार्थी हूँ, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि वह एक विद्यार्थी था। तो मतलब ये पास्ट टेंस में बोला गया था।
अब उसने नहीं बोला, उसने जब बोला था ये बात तब वह प्रेजेंट में था, लेकिन अब ये बात बीत चुकी है, मतलब ये रियल से बन गया आपका रील। दूसरा सेंटेंस लेते हैं दोस्तों इसी प्रकार से। दूसरा एग्जांपल जो आपका था, सी सैड टू मी, यानी दूसरा डायरेक्ट स्पीच था, सी सैड टू मी, सिंगल कामा डबल इन्वर्टेड कामा में, he was going to market, he was going to market। इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा दोस्तों, सी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा। उसके बाद ही थर्ड पर्सन है इसलिए नहीं चेंज होगा, यहाँ फर्स्ट पर्सन था ये चेंज हो गया। इन सब के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, थोड़ा सा सब्र आप रखिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, तभी आप नरेशन अच्छे से सीख पाएंगे दोस्तों। अगर आप 2-4 रूल जान के आप सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है, तो ये आप गलत सोचते हो दोस्तों। बड़े बड़े योद्धा भी हार जाते हैं इस नरेशन में। तो आइए, सी टोल्ड मी दैट, अब ही वाज, अब दोस्तों रूल के अनुसार जो वाज है वह चेंज हो जाता है हैड बीन में, ही हैड बीन, फिर उसके बाद गोइंग टू मार्केट। सॉरी दोस्तों, मार्केट यहां लिख देते हैं, मार्केट। अब देखिए रियल और रील में फर्क आया कि नहीं आया, यानी प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन में फर्क आया। कह रहे हैं कि सी सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही वॉज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा था। लेकिन अप्रत्यक्ष कथन में यानी इनडायरेक्ट स्पीच में उसका भाव बदल गया, यानी सी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा कि ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा था। देखिए अर्थ नहीं परिवर्तित होगा, अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना परिवर्तन हुआ है जरूर, वाज बदल गया है हैड बीन में, यानी ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से आ गया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये जरूर समझ में आया होगा डिफिनीशन जो था। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, यानी डायरेक्ट स्पीच के कुछ भागों के बारे में चर्चा करते हैं। आते हैं दोस्तों एक बार फिर से डायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच में एक एग्जांपल हम लेते हैं कोई भी, या जो पहले एग्जांपल लिए थे वही एग्जांपल ले लेते हैं। पहला वाला आपका एग्जांपल था, राम सैड टू मी, सैड टू मी, सैड टू मी सिंगल कामा डबल इन्वर्टेड कामा में, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। तो यहां पर देखिए दोस्तों, अगर हम सेंटेंस के नजरिए से देखें तो डायरेक्ट स्पीच का जो यहाँ पर वाक्य है ये दो भागों में बटा है। सबसे पहले यहाँ पर देखें तो यहाँ राम सैड टू मी, यानी ये अलग कथन है। दूसरा अलग कथन है, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। दोस्तों यहाँ पर नरेशन के यानी डायरेक्ट स्पीच के दो भाग हो जाते हैं, और जब इसी वजह से इसीलिए होते हैं क्योंकि देखिए एक भाग तो इन्वर्टेड कामा के अंदर है और दूसरा भाग इन्वर्टेड कामा से बाहर है। इसीलिए डायरेक्ट स्पीच को दो भागों में बांट दिया जाता है। यानी ये डायरेक्ट स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, ये इसके कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, पहला रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों। रिपोर्टिंग वर्ब कहता है कि जब सॉरी दोस्तों इस प्रकार से डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कामा से बाहर होता है, इन्वर्टेड कामा से बाहर होता है,
डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कामा से बाहर होता है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। जैसे कि दोस्तों देखिएगा इस एग्जांपल में हम देखें तो ये पूरा यहां से यहां तक यानी यहां से लेकर यहां तक का पूरा सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन डायरेक्ट स्पीच में हमने दिखाया कि यहाँ पर अलग टेंस है, यहाँ पर अलग टेंस के हिसाब से या सेंटेंस के भाव के अनुसार से हम देखें तो ये दो भाग में बढ़ जाता है। एक इन्वर्टेड कामा से बाहर है, दूसरा इन्वर्टेड कामा के अंदर है। तो वही चीज कह रहा है रिपोर्टिंग वर्ब, कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कामा से बाहर होता है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। तो मतलब रिपोर्टिंग वर्ब कौन हुआ दोस्तों? ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो जाता है क्योंकि इन्वर्टेड कामा से बाहर है। जब भी इन्वर्टेड कामा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन्वर्टेड कामा ऐसे अगर लगा है तो मतलब ये वाला भाग अंदर है और इन्वर्टेड कामा के विपरीत जो सेंटेंस होता है वह इन्वर्टेड कामा से बाहर होता है। इस प्रकार से ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है। दूसरा भाग होता है डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच कहता है डायरेक्ट स्पीच का वह भाग, डायरेक्ट स्पीच का वह भाग, डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, डायरेक्ट स्पीच के इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसमें बाहर की बात किया था और इसमें अंदर की बात किया था, यानी डायरेक्ट स्पीच के ही दोनों भाग हैं। एक डायरेक्ट स्पीच में, एक डायरेक्ट स्पीच के बाहर है। डायरेक्ट स्पीच में मतलब वह इन्वर्टेड कामा से बाहर है और इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा के अंदर है। इसी भिन्नता के कारण ही डायरेक्ट स्पीच के दो भाग हो जाते हैं। अगर दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच को हम नहीं पहचान पाते हैं तो इसका रूल हमें कभी समझ में नहीं आता है। कभी कभी होता है क्या कि रिपोर्टेड स्पीच जो होता है इसे RS यानी रिपोर्टेड स्पीच और RB को मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, ये चीज यानी रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के बाद में भी मिल जाता है। लेकिन इसकी जो मूल पहचान ये होती है कि वह इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर है तो वह रिपोर्टेड स्पीच है और इन्वर्टेड कामा से बाहर है तो मतलब वह रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आज नरेशन के बारे में आपने सभी चीजों का अच्छे से पहचान कर लिया होगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, और हम आपसे कल मुलाकात करेंगे यानी अगले नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के नियम के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।